एब्जॉर्प्शन। कौन सी टॉपिक है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एब्जॉर्प्शन आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट है? एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट चल रही है। कौन सी टॉपिक है? गैस्ट्रो ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से हमारा 4-5 वीडियो बन गया है प्रीवियस वाला, ये मेरे में भी शायद 5वां वीडियो है, तो आपको लेक्चर वाइज मिलेगा। तो अगर आप लोग लेक्चर वाइज वीडियो नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे आर्या फार्मेसी चैनल को, जो कि टेलीग्राम पे है, वहाँ पे ले लीजिएगा। वहाँ पे आपको लेक्चर वाइज सीरियल वाइज वीडियो और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्या फार्मेसी व्हाट्सएप एक चैनल बना है, वहाँ पे भी वीडियो और नोट्स वगैरह सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक से क्या रहेगी? फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मेरे साथ लेक्चर 5 है। कौन सा है? लेक्चर 5 है। ठीक है, 4 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। मींस कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, पूरी तरह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का रीच ब्लड में जाने की प्रोसेस को क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ड्रग के रीच को, मींस कि बायो अवेलेबिलिटी को सीधा अफेक्ट करता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है? पीएच है। किसका पीएच है? जीआईटी पीएच। जो जीआईटी का पीएच होता है वो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन ड्रग बेस्ड ऑन द केपीएस ऑफ द ड्रग। मतलब कि जो आयोनाइजेशन ड्रग, मतलब कि इसमें होता है कि हमारे जो ड्रग होती है वो एक होती है आयोनाइज, एक आती होती है अनआयोनाइज। तो आयोनाइज डायरेक्टली आपके में भी शायद एग्जाम होती है, अनआयोनाइज थोड़ा सा लेट एग्जाम होती है, तो वो उसके बेस पे होता है, अफेक्टेड हो जाता है हमारे पीएच के पी के एक वैल्यू पर अफेक्टेड हो जाता है। फिर इसके बाद सरफेस एरिया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा होता है, मतलब वहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसलिए वहाँ पे दवा हमारे फास्ट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन वहीं पे स्टमक में जो होता है सरफेस एरिया वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, इसलिए वहाँ पे दवा हमारी आसानी से नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है। जितना सरफेस एरिया रहेगा उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, अगर कम सरफेस एरिया रहेगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा। इस बात को पॉइंट कर लीजिएगा। ब्लड फ्लो, अब देखिए ब्लड फ्लो क्या होता है? हाईएस्ट ब्लड फ्लो। अब जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा आपके वेन्स में उतना ही ज्यादा ड्रग हमारी ट्रेवल करेगी। अब ब्लड फ्लो कम रहेगा, दवा जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे? नहीं जाएगी। तो हायर ब्लड फ्लो बेटर एब्जॉर्प्शन। अगर आपका ब्लड फ्लो हायर रहेगा तो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर
डिग्रेडेट सॉरी डिग्रेडेट हो जाती है, कुछ दवा खराब हो जाती है, कुछ एब्जॉर्प्शन दे देती है। तो हमारे फूड में होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन को। फिर इसके बाद क्या है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब देखिए लिपिड सॉल्युबिलिटी, हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितना ही दवा का हायर लिपिड सॉल्युबल होगा, मतलब वो जो दवा जितना ही लिपिड सॉल्युबल होगी वो उतना ही तेजी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी उसकी उतना ज्यादा होगी। रीजन क्या है कि जो मेरी सेल मेम्ब्रेन रहती है इसका जो लेयर रहता है एक लिपिड बाइफॉस्फेट लिपिड का बना होता है, ठीक है, बाई लेयर फास्फोलिपिड बाई लेयर, फास्फोलिपिड बाई लेयर का मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर ये दवा हमारी लिपिड सॉल्युबल है तो ये आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। रीजन क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो ही हमारी कैसे बाइफॉस्फोलिपिड की बनी है, इसलिए उसका नेचर लिपिड नेचर का होता है, इसलिए वो जो लेयर होती है जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड लेयर की होती है। वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे। जब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दवा का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जितना तेजी से दवा हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी, उतने ही जल्दी साइट ऑफ एक्शन में पहुंचेगी और उतने ही जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा। मॉलिक्यूलर साइज क्या है? मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज में कुछ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर साइज होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होते हैं। अब जैसे एक इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा कुछ ले लीजिए और इतना बड़ा मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का एक इतना बड़ा ढेर बना लीजिए, एक मिट्टी का इतना बड़ा ढेर बना लीजिए, एक छोटा सा बनाइए एक बड़ा सा बनाइए, उसको पानी में डाल दीजिए। जो छोटा वाला मिट्टी का ढेर रहेगा वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा वाला मिट्टी का ढेर रहेगा उसको डिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर साइज होता है, तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत ही जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होते हैं ये हमारा स्लो एब्जॉर्ब होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होते हैं। बात समझ में आया? सरफेस एरिया ज्यादा कम, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, देव एग्जांपल कर लीजिए। डिग्रीज ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कुछ ये बात समझ में, मॉलिक्यूलर साइज, जिस दवा की मॉलिक्यूलर साइज जितनी छोटी होगी वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा और जिस दवा की मॉलिक्यूलर साइज जितनी बड़ी होगी वो लेट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करता है किस पे? पीएच पे। किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे। तो ये जो पीएच होता है जैसे कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म, जो दवा हमारे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है वो बेटर एब्जॉर्ब करती है, जो दवा हमारे आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है वो कम एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे हम क्या बता दिए थे कि आयोनाइज्ड फॉर्म वाली दवा हमारी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, अनआयोनाइज्ड वाली दवा हमारी लेट एब्जॉर्ब करती है। लेकिन हम उल्टा बता दिए थे, जो अनआयोनाइज्ड वाली दवा होती है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाती है, आयोनाइज्ड वाली दवा हमारी लेट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद ड्रग स्टेबिलिटी होता है। सम ड्रग डिग्रेडेट इन द स्टमक, कुछ ऐसी दवा होती है ड्रग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कि कब तक वो दवा चलेगी, किसके किसके कांटेक्ट में वो दवा चलेगी। कुछ दवा ऐसी होती है जो हमारे स्टमक के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाती है, रीजन स्टमक में प्रेजेंस होता है एसिड, और कुछ दवा हमारे एसिड के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती है और कुछ दवा हमारे बाइल के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती है। तो और स्टेबिलिटी जो एक होती है नेचर, एक दवा की नेचर जो स्टेबिलिटी नेचर होती है वो भी एक दवा को डिटरमाइन या फिर एब्जॉर्ब करवाने में डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर डोजेज फॉर्म टाइप, तो डोजेज फॉर्म टाइप जैसे लाइक पेनिसिलिन, जैसे स्टेबिलिटी की बात करें तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारे स्टमक के एसिड के कांटेक्ट में आने बाद खराब हो जाती है, ठीक है। डोजेज फॉर्म की बात करें, इसलिए पेनिसिलिन का क्या आता है? इंजेक्शन आता है। आप देखे होंगे पेनिसिलिन ओरल रूट से नहीं दी जाती है, इसका क्या आता है? इंजेक्शन आता है। पेनिसिलिन का जो एक जेनरिक बना गया एमॉक्सिसिलिन वगैरह, ये तो पेनिसिलिन क्लास के ड्रग है लेकिन वो पेनिसिलिन के डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन जो पेनिसिलिन एक्चुअल में जो इंजेक्शन दवा होती है उसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपके एसिड अगर ओरल रूट से दिया जाए तो आपके पेट में जाएंगी और एसिड के कांटेक्ट में आएंगी तो खराब हो जाएंगी। जब खराब हो जाएंगी तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ डोजेज फॉर्म होते हैं, जैसे सॉल्यूशन का बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सस्पेंशन का सॉल्यूशन से कम एब्जॉर्प्शन होता है, कैप्सूल का सस्पेंशन
बात समझ में, टेबलेट का कैप्सूल रीजन, सॉल्यूशन को भूनना नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन जब आप जो देते हैं, जो आप सिरप पीते हैं, वो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको भूनना नहीं पड़ता है। उसको आप लिए, वो भूनेगा, आपके स्टमक में नहीं भूनेगा, वो ऑलरेडी भुना है, तो उसका भूनने वाला टाइम तो बचा, वो जैसे स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये सस्पेंशन भी हमारा, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स को भूनना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन से कम एब्जॉर्प्शन इसका होता है, सबसे फास्ट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, सस्पेंशन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और डिसोल्यूशन का पावर, डिसोल्यूशन का टाइम थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और स्मॉल पार्टिकल साइज का एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट ही होता है। फिर कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, कैप्सूल एक फीडर रहता है, वो आपके पेट में जाएगा, पेट में जाने पर वो उसका जो कैप रहता है, कैप होता है, एक बॉडी होती है, कैप और बॉडी आपस में अलग होगी, तो उसको अलग करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है जो आपके स्टमक में होता है। जब तक वो अलग नहीं करेंगे तब तक कैप्सूल में जो दवा भरी है वो बाहर नहीं आएगी, तो कैप्सूल को अलग करने में भी टाइम निकलता है, फिर उसमें जो दवा आती है वो उसको बाहर आने में भी टाइम निकलता है, टाइम निकलने पर वो डिसोल्यूशन का टाइम लेती है, इसलिए कैप्सूल भी कम एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन से। सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, सॉल्यूशन का, फिर उससे नीचे किसका होता है, सस्पेंशन का, फिर उससे नीचे किसका होता है, कैप्सूल का, फिर उसके नीचे किसका होता है, टेबलेट का। टेबलेट आपको तोड़ेगा, पहले छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, फिर आपके स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होगा, फिर धीरे धीरे रीच करके आपके स्टमक में जाएगा। ये एक्शन देने में 1 घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटे ले लेते हैं, मिनिमम 1 घंटा लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फास्टर, इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, लोवेस्ट, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा किसका फास्ट, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, और सबसे कम किसका होता है, ठीक है। तो वहां पे फास्टर से लोवेस्ट की तरफ गया है, सॉल्यूशन का फास्टर होता है, सस्पेंशन का भी फास्टर होता है, सस्पेंशन का फास्टर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से, एज कंपेयर टू कैप्सूल से, और कैप्सूल का फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेबलेट से। टेबलेट का तीनों से थोड़ा सा लो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इस सबसे फास्टर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, जो आपके इंजेक्शन होते हैं उसका होता है, ठीक है, जो आईवी इंजेक्शन होते हैं उसका, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, वो सीधा आपको ब्लड में ही दिया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इंजेक्शन की दवा 4 से 5 मिनट के बाद आपको तुरंत एक्शन देने लगेगी, लेकिन ये सारी दवा का एक्शन आपको लेट देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का पाथवे फॉलो करने में इनको कुछ टाइम चला जाता है, लेकिन इंजेक्शन डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो तुरंत वहां से अपना एक्शन शो करने लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम, अब जो टैबलेट ज्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, टूटना, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, टूटना, जब हमारे लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं तो उसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन में अगर जिस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे ज्यादा रहेगा उसका फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा, जिस दवा का डिसइंटीग्रेशन टाइम लो रहेगा उसका लो एब्जॉर्प्शन होगा। फिर इसके बाद कुछ एक्सिपिएंट होते हैं, जैसे बाइंडर होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देते हैं। रीजन, बाइंडर जो होता है वो बांधने का काम करता है, ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक दूसरे में बांधने का काम करता है। अगर बाइंडर वहां पे ज्यादा यूज किया है तो जब भाई जितना तगड़ा से बांधेगा उतना ही देर लगेगा उसको छुड़ाने में, जैसे ऐसे ही हमारा टैबलेट रहता है, अगर यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी गैप रहती है तो हम इसको आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गैप नहीं है तो हम इसको आसानी से नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो बाइंडर है ये पूरी तरह से क्या हुआ है, पकड़ा है, मतलब कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक दूसरे पार्टिकल्स आपस में पूरी तरह से अटैच है, ठीक है। तो वही हमारे ड्रग में भी होता है, ड्रग में भी बाइंडर जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बाइंडर के थ्रू एक दूसरे में अटैच रहते हैं। अब जितना तगड़ा बाइंडर एक दूसरे को अटैच करेगा उतना ही देर लगेगा उसको छुड़ाने में, तो बाइंडर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद लुब्रिकेंट मतलब होता है कि वो भी बांधने का काम करता है, एक दूसरे को सटा के रखने का काम करता है, जितना तेज लुब्रिकेंट रहेगा जितना ही ज्यादा लुब्रिकेंट रहेगा उतना ही कम आपका एब्जॉर्प्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया।
जो कि टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगा और आपका उसमें भी मिलेगा। जो व्हाट्सअप होता है उसमें भी हमने अपना चैनल बना दिया है, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलेंगे और वहीं पे आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको